हेलो मेरे एसएससी जीडी के साथियों, कैसे हो? क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में इस टाइम पे? पढ़ाई वगैरह हो रही है या बस केवल टाइम बर्बाद और मस्ती? ठीक है, तो टाइम इस समय पर बर्बाद नहीं करना है बिल्कुल भी। आप लोगों को पढ़ाई करनी है क्योंकि एग्ज़ाम है, और एग्ज़ाम से पहले तो बिल्कुल भी नहीं टाइम बर्बाद करना है। और इसके पहले हमने जो है आप लोगों के लिए जो बोला था कि हमें जो है डेली आप लोगों के लिए एक जो प्रीवियस ईयर पेपर का टेस्ट है एक डेली लेकर के आना है। तो दूसरा, क्योंकि देखो हमने इससे पहले जो है जो कंप्लीट किया है, ठीक है, आप लोगों ने देखा 20 क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हमने कंप्लीट कर लिया था। लगभग उसी स्पीड से हमें करना भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देना नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी क्योंकि इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। टॉपिक तो आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ पर केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस जो है जितना फास्ट करोगे उतना ही होगा, क्योंकि एग्जाम में भी तो आपको लिमिटेड टाइम ही मिलेगा ना। तो अगर वहाँ पर आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा तो यहाँ पर भी हमें फास्ट करना है, जिससे कि हमारी जो है क्वेश्चन एग्जाम में भी अच्छे से हो पाए। तो इसके पहले हमने जो है तो देखते हैं यहाँ पर आज हम कौन सा पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन, डेट है कौन सी? 20/2/2024, 20/2/2024 की सेकंड शिफ्ट होगी। इसके पहले हमने जो है 20 तारीख का ही जो है पहले शिफ्ट का पेपर जो है कर लिया है। तो चलो देखते हैं हम इसमें का क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं उसको, टाइम को ना बर्बाद करते हुए। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है एक व्यापारी जो है अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करेगा, यानी कि जो उसका सीपी है, सीपी अगर 100 रुपये होगा तो एमपी यानी कि जो मार्क प्राइस होगा, जो अंकित मूल्य होगा, वो कितना होगा? 50% ज़्यादा। इससे क्या होगा? 50% बढ़ जाएगा। इससे अगर 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 150 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में कहा जो सेलिंग प्राइस है, क्या करता है, बीच में डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट कितने की? 20% का। 20% इसमें से घटा दो। इसमें से क्या करेंगे हम? इसी का 20% घटा देंगे। 150 का 20% निकालेंगे तो 30 आएगा, यानी कि यहाँ से हमारा 30 माइनस होगा। 150 में से 30 घटाओगे तो कितना होगा? 120 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। तो उसको कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 100 रुपये पर 20 रुपये का लाभ हो गया। 100 रुपये का सामान लिया, 120 का बेच दिया, तो लाभ कितने का हुआ? 20 रुपये का हुआ। और 100 रुपये पर परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करोगे, और 100 से गुणा करोगे 100 कटेगा, मतलब 20% आंसर आएगा, पहला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो आप लोग डेली जो है 11 बजे आना नहीं भूलेंगे। 11 बजे ही इसकी क्लास आप लोगों को मिल जाती है। और अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दूसरा हमारा दिया गया, कह रहा है 5 संख्याओं का औसत जो है, 1 मिनट, 5 संख्याओं का औसत 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करो। देखो, जब एक संख्या हटाई जाएगी तो अगर उसका औसत 32 है, यानी कि खुद को 32 खुद लेकर के जाएगी। और साथ में क्या होगा, अगर 5 में से जो है जब एक संख्या निकाल दी गई, कितनी संख्या बची? 4 संख्याएं बची। तो 4 संख्याओं का औसत कितना होता है? 28, यानी कि उस 4 संख्याओं में भी क्या हुआ? 4 की कमी हो गई। अगर हर संख्या में 4 की कमी, मतलब एक संख्या में 4 की कमी हो रही है, तो चारों संख्याओं में कुल मिला के कितनी कमी हो जाएगी? 4 चौक 16 की कमी हो जाएगी। तो 32, तो वो जो संख्या थी वो 32 तो लेकर के जाएगी, साथ में 16 और लेकर के जाएगी, क्योंकि इन सबका औसत भी कम हो रहा है। तो 32 और 16 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। 48 हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। बाकी और इसका एक तरीका है, अगर 5 संख्याओं का औसत अगर 32 है तो इनका योग कितना हो जाएगा? 32 × 5 हो जाएगा। अगर एक संख्या निकाल दी गई तो संख्याएं कितनी बची? 4, और उनका औसत कितना है? 28। तो अगर 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 28 है, तो उनका योग कितना होगा? 28 × 4। इन दोनों को घटा लो। 32 को 5 से गुणा करोगे क्या आएगा? 160। 28 को यहाँ पर 4 से गुणा करोगे, 20 चौक 80, 8 चौक 32, 80 और 32, यानी कि यहाँ पर 112 हो जाएगा। 160 में से 112 घटाएंगे तब भी कितना आएगा? 48 आएगा, यानी कि यही हमारा आंसर होगा। अब इसके बाद में अगला 3 नंबर क्वेश्चन, कह 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो हमें यहाँ पर अभाज्य संख्याएं याद रखनी है, ठीक है, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 32 से पहले की जितनी अभाज्य संख्याएं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर अगर शुरुआत हम करें, लिखते हैं, तो 2 होगी, उसके बाद में फिर आएगी 3, 5, 7, 9, सॉरी 9 नहीं होगी, इसके बाद में 11 हो जाएगी। 11 के बाद में अगली संख्या जो आती है वो 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी,
19 हो जाएगी। उसके बाद में फिर 23 होगी और 29 होगी और फिर 31 होगी। यही हमारी हैं 32 से पहले की अभाज्य संख्या। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ोगे 2 3 5 5 10 10 7 17 17 और 11 जोड़ लेंगे 28 28 3 31 41 41 के साथ में 17 हम और जोड़ेंगे तो ठीक है। अब जोड़ लेना पूरा जितना भी है, पूरे को जोड़ोगे तो हम तो जोड़ ही चुके हैं। ठीक है, जोड़ने पर कितना आएगा 160 आएगा। इनको जोड़ने पर इन सबको जोड़ लेना जितना यहाँ पर दिया गया है ना, ये सब जोड़ लेना 160 आ जाएगा। और संख्याएं कितनी है यहाँ पर देखो, गिन लो। यहाँ पर 3 ये हो गई, 3 6 और 3 9 और 2 11, 11 संख्याएं। 160/11 इनका क्या हो जाएगा औसत। 160/11 को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 11 के 11 और यहाँ पे कितना बचेगा फिर 5 50 तो 14 आ रहा है, मतलब पहला ऑप्शन 14.54। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। जोड़ लेना इनको, इन पूरे को जोड़ोगे तो 160 ही आएगा। अगला यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य जो है 3000 रुपये है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है, कह रहा है जो 3 नोटबुक हैं, 3 नोटबुक और 6 पेन, इनका जो मूल्य है वो कितना है 3000 रुपये है। और कह रहा है कि इतने ही पैसे से मतलब 3000 रुपये से ही कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, 1 नोटबुक मतलब n और प्लस 12 पेन जो है खरीद पाता है। ये कर पाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि राजू जो है 15 पेन खरीदना चाहता है, राजू को 15 पेन चाहिए तो उसे कितना रुपये देना होगा ये हमें बताना है। देखो 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य अगर 3000 है तो 1 नोटबुक और 12 पेन का मान भी अगर 3000 है तो इसका मतलब इधर ही कुछ इंटरचेंज कर रहा होगा, यानी कुछ नोटबुक और कुछ पेन की संख्या बराबर होगी। कैसे होगी देखो, यहाँ पर 3 नोटबुक थी, यहाँ पर क्या हो गई, एक ही नोटबुक बची, मतलब नोटबुक की संख्या में कितनी कमी आई, 2 नोटबुक कम हो गई। और पेन की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई, 6 पेन था, अब यहाँ पर 12 पेन हो गया, मतलब कि 6 पेन बढ़ गई। तो कहने का मतलब क्या होगा, और जब पैसा नहीं चेंज हुआ तो इस 2 नोटबुक का ही तो पैसा 6 पेन के बराबर होगा। अगर 2 नोटबुक का पैसा 6 पेन के बराबर होगा तो 1 नोटबुक का मान कितना आ जाएगा, 1 नोटबुक जो है किसके बराबर हो जाएगी, 1 नोटबुक जो है 3 पेन के बराबर हो जाएगी, 3 पेन के बराबर हो जाएगी। हमसे यहाँ पर क्या खरीदना है, 15 पेन खरीदवाना है। देखो यहाँ पर जो है 1 नोटबुक और 12 पेन है 3000 की, तो हमें यही तो बोला गया 1 नोटबुक किसके बराबर है, 3 पेन के बराबर है। 3 पेन ये हो गई, 12 पेन ये हो गई, 15 पेन टोटल हो गई, और ये भी कितने की होगी, 3000 रुपये की होगी। मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। बाकी नहीं तो चाहो आप यहाँ पर जो है 2 समीकरण है सॉल्व करके एन और पी का मान निकाल करके और पी का मान इधर रख दो, 15 गुणे पी कर लोगे तब भी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या याद कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, जब भी हमसे अधिकतम संख्या कहीं पर भी पूछा जाए हमें क्या होता है, मासा निकालना होता है। तो हमें 1003 और 2703 इन दोनों का मासा निकालना है। तो मासा निकालना है तो चाहो तो आप क्या करो, इन दोनों का मासा निकालो या फिर ऑप्शन से चेक कर लो कि हाँ कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया, अधिकतम मतलब कि यहाँ पर क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। सबसे बड़ी संख्या इसमें हमें क्या दिख रही है, 33। तो 33 से डिवाइड करते हैं। 33 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखो ये वाली संख्या 3 और 11, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता होना चाहिए। तो 33 से डिवाइड करने के लिए 3 और 11 से संख्याएं कटनी चाहिए। जो पहली संख्या है इसके अंकों का योग 4 बन रहा है, ये 3 से नहीं कटेगी, और 3 से नहीं कटेगी तो 33 से भी नहीं कटेगी। और 19, अब यहाँ पर इसके बाद में 29 से देख लेते हैं। अगर 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 यहाँ पर जो है 83 हो जाएगा, बचेगा 13 और 133 आएगा। 29 से 133 नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। 19 से अगर काटेंगे तो 19 पंचे 95 और फिर 53 हो जाएगा, ये 19 से भी नहीं कटेगा। इन तीनों से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा 17, इसका मतलब जब किसी से नहीं कट रहा तो 17 से तो कट ही जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा 17 पचे 85, 15 बचेगा 53, तो 17 9 153, यानी कि 17 से कट जाएगा। 17 से अगर इसको काटेंगे तो यहाँ पर भी कितना है 17 1 के 17 और 10 बचेगा 100 हो जाएगा। 17 पचे 85, फिर 15 बचेगा 153, फिर वो 17 से कट जाएगा। तो पहला ऑप्शन है इसका हमारा 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। यहाँ पर 6 नंबर हमें बोला गया है, कह रहा है 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। मतलब कि
रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती हो, बिजली के खंभे को भी 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये हमको बताना है। देखो यहाँ पर जो है अगर बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, इसकी यहाँ पर लंबाई जो है 384 मीटर है, तो हम चाल निकाल लेते हैं। इसकी चाल कितनी हो जाएगी 384 बटे 12, यही तो चाल हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर 12 3 36 और 12 दूनी 24 यानी कि 32 मीटर प्रति सेकंड। 32 मीटर प्रति सेकंड जो है रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। अगर ये रेलगाड़ी की चाल हो गई है, अब करें विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी है, यानी कि अब दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी 384 और प्लस 384, यानी कि इसको कर लो 2 गुणे 384। क्योंकि जब दो रेलगाड़ियाँ हैं तो हमें दोनों की लंबाई को जोड़नी पड़ेगी, और विपरीत दिशा में चल रही है तो फिर दोनों की चाल भी जोड़नी पड़ेगी। एक की चाल 32 है, दूसरी की नहीं पता, तो हम मान लेंगे x है। अब समय कितना लगेगा, अभी भी समय लगेगा 12 सेकंड का। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12 और 6 से इसको और काट देते हैं, तो 6 छंग 36 और 2 38, तो यहाँ पर 6 चौको 24 आ जाएगा। इधर एक बचा हुआ है, यानी 64 बराबर कितना हो जाएगा 32 प्लस x। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आएगा 32 मीटर प्रति सेकंड। 32 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, यानी कि ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 6 पेन का जो CP है वो 5 पेन के SP के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ से CP और SP का रेशियो निकाल लो, CP बटे SP जो होगा वो कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, यानी कि 5 रुपये का सामान लेकर के उसने 6 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया। 5 रुपये का सामान अगर 6 रुपये में बेच रहा है तो 1 रुपये का फायदा होगा। कितने रुपए पर, 5 रुपये पर क्रय मूल्य पर फायदा होता है, तो 1/5 और परसेंट में निकालना है तो फिर 100 से गुणा कर लो। ये 100/5, 100/5 का मतलब क्या होगा 20%, और 20% क्या होगा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, उसको 20% का प्रॉफिट होगा। तीसरा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर करेक्ट 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, मतलब आर का मान 70 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई जो है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दी गई है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है क्या होता है 2πRh होता है, 2πRh। तो 2 और पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब हमें आर का मान 70 दिया गया, एच का मान 14 दिया गया। इसी को सॉल्व कर लो, 7 से 70 को काटेंगे 10 बार में कटेगा, 22 दूना 44 ये हो गया, और गुणे 14 दाम में 140 ये हो गया। इसको गुणा कर लेंगे 44 को और 14 से गुणा करेंगे तो आएगा 616 और एक जीरो और आ जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 6160, क्योंकि ये जीरो भी तो है, तो 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। फॉर्मूला आपको मेंसुरेशन का याद करना पड़ेगा भाई। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, लाभ प्रतिशत 25% है, मेज का क्रय मूल्य कितना था ये हमें बताना है। अगर 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये का अगर उसने सामान खरीदा होगा तो बेचा कितने का होगा 125 का, 125 का बेचा होगा, 125 यूनिट का मान कितना दिया गया 6875 दिया गया। तो यहाँ से आपको 100% का मान निकालना है किसी भी तरीके से। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, बन जाएगा 25। इसको भी 5 से काट दो, किया जाएगा 5 1 के 5, 1 6 18, 5 के 15, 3 18, 5 7 35, 2 37, 55 25, मतलब 1375 आ गया। अब हमें 100% का मान निकालना है, तो इधर भी 4 से गुणा कर लो, इधर भी 4 से गुणा कर दो, 13 चौको 68 हो जाएगा, सॉरी 13 चौको 52 हो जाएगा, यहाँ पर 17 नहीं है, 13 चौको 52 हो जाएगा। 75 को 4 से गुणा करोगे तो 300 आएगा, मतलब 5200 और 300 तो कितना हो जाएगा 5500। चौथा ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 5500 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन। एग्जाम में गलती नहीं करना, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 13 चौको जो है 68 पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का कितना है 2/5 है। अगर 5 वर्षों का साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 है, तो हम यहाँ पर धनराशि ही कुछ मान लेते हैं, धनराशि 1 रुपये मान लेते हैं, 1 रुपये राशि है, आर हम दर मान लेते हैं R%, समय कितना है 5 वर्ष, और बट्टे में क्या आएगा 100, और बराबर ब्याज कितनी होगी 1 का 2/5, तो ये तो 2/5 ही आएगा। 5 से 100 को काट दो 20 बार में, और 5 से 20 को काट दो तो कितना आएगा 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इधर 1 गुणे R तो R, इस 4 को इस 2 से गुणा कर देंगे, 8% आंसर होगा, 8% मतलब चौथा ऑप्शन। उसके बाद में अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का।
11 नंबर हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। देखो 0.1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.01, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.0001, ये 3 बार 0 होगा। इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ना तो आप इसके नीचे रख करके इसको जोड़ लो बस, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो बस अब जोड़ लो। यहाँ पर कुछ नहीं, 0 0 लगा लो, ये 1 0 और 0.0101 पहला ऑप्शन। इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा है कि x का 45% y के 15% के बराबर। कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं, नहीं तो बीच में कोई क्वेश्चन निकल गया हो। हाँ ये तो हो गया 11 नंबर। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है x का 45%, x का जो 45% है y के 15% के बराबर होगा। तो परसेंट से परसेंट यहाँ पर काट दो, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, बाकी x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा 15/45। 15 के 15, 15 के 45, मतलब x अनुपाते y कितना होगा, x अनुपाते y जो हो जाएगा वो 1/3 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, गलती से तीसरा मत लगा देना, नहीं तो 3/1 लगा के चले जाओ एग्जाम में। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि 72 जिल्दसाज जो है 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी, ये हमें बताना है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अगर किसी को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ मतलब इसी वाले चैनल पर जो बाकी दूसरी सीरीज चल रही है वहाँ पर जो है हमने कई टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। जैसे वहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया है, ठीक है, मिक्सर और एलिगेशन हो गया है, टाइम एंड वर्क भी हो गया है, पाइप और टंकी भी हो गई है। तो उनके अगर क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है, सिंपल इंटरेस्ट भी हो गई, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया है, ये सब के वहाँ पर जो है वीडियो पड़े हुए हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम है अभी 1 महीने का, यानी जो भी अभी टाइम बचा है उसमें जा करके देख लो। ठीक है, यहाँ पर जो करा 72 जिल्दसाज जो है 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में करते हैं। 72 लोग हैं, ये m हो गया, और दिन कितना है 22 दिन लगते हैं, और काम कौन सा कितना करते हैं 720 पुस्तकों का काम करते हैं। तो आगे कह रहा है कि कितने जिल्दसाज, तो हम मान लेते हैं m लोग 12 दिन में कितने पुस्तक बनाएंगे, 660 पुस्तक बनाएंगे। दोनों को बराबर करके सॉल्व कर लो बस। यहाँ पर सॉल्व करोगे 72 से 720 को काट दो, 10 बार में कट जाएगा, इस 10 से इसको काट दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा, 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, और 6 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, और 2 से 22 को काट दो, यहाँ पर भी 11 आ जाएगा। आप सीधा गुणा कर लो 11 को 11 से, 121, और बराबर इधर केवल बचेगा m, यानी कि लोगों की कितनी लोगों की आवश्यकता होगी, 121 लोगों की आवश्यकता होगी इस 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए। उसके अंदर अगला 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर दिया गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना 60% ज़्यादा है, यानी कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपये होगा तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 60% ज़्यादा होगा इससे, यानी कि 160 रुपये हो जाएगा। अगर 20% का डिस्काउंट देगा, अगर यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 20% का है, तो 160 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 32 रुपये आएगा, यानी 160 में से 32 कम हो जाएगा। अगर 160 में से 32 कम करोगे तो सामान कितने में बेचा जाएगा, 128 रुपये में बेच दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रॉफिट ही तो होगा, क्योंकि 100 रुपये में इसने सामान को खरीदा था, 128 में बेच रहा है, तो 28 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और 100 पर निकालेंगे तो कितना आएगा 28% ही आएगा, क्योंकि यही तो करेंगे अभी 28/100 और गुणे 100%, तो 100 से 100 कटेगा, 28% आंसर आएगा, दूसरा ऑप्शन। चलो इसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, यानी कोई एक संख्या है x या a, कुछ भी मान लो, ठीक है, a एक संख्या है, इसके 20% का 20% का मतलब होता है 20/100, इसका फिर से 25%, तो का 25% मतलब का 25 और बटे 100 किसके बराबर है 250 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो, देखो 20 से काटेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा, 25 से इसको काट दो ये 10 आ जाएगा। देखो नीचे कितना बचा 500, और इस 10 से और गुना हो जाएगा, मतलब a का मान कितना आ जाएगा 5000। हमसे पूछा गया इस संख्या का 35% कितना है। ठीक है, तो संख्या का 35% संख्या कितनी हो गई 5000 हो गई, इसका 35% निकालना है तो 35% निकाल लो,
ये 2 जीरो कट जाएगा, बाकी 35 को यहाँ पर 5 से गुणा कर दोगे आप, तो 35 पंचे कितना होता है 175 ना, क्योंकि 0 पचम 25 और 5 या 15 और 2 17, ठीक है 175 होता है, मतलब 1750। दूसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ये टैबलेट में क्या प्रॉब्लम हो गई। अगला 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि 9,000 रुपये 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं, 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 80% यहाँ पर जो है वार्षिक दर है, वार्षिक दर अगर 80% है और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है तो दर कितनी हो जाएगी। 80% तो वार्षिक दी गई है, ईयरली है। अगर हाफ ईयरली निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। और 12 महीने का पूछा गया, 12 महीने में कितना होता है 2 छमाही होता है, 2 हाफ ईयरली आते हैं, यानी कि ये 2 हाफ ईयरली के बराबर होता है। यहाँ पर जो ब्याज दर लगेगी वो क्या होगी 40% 2 बार लगेगी ना, 40% 2 बार लगेगी, तो इसी का सक्सेसिव निकाल लो। सक्सेसिव निकालोगे तो हो जाएगा 40 + 40 और प्लस 40 × 40/100। तो सॉल्व करोगे 0 0 कट जाएगा, 40 40 80 और 16 96%, यानी कि पैसा कितना बढ़ेगा 96% पैसा जो है बढ़ जाएगा। पैसा है अभी कितना 9,000 रुपये है, तो 9,000 का ब्याज कितनी होगी 96% निकाल लो इसी का। 2 जीरो कट जाएगा, बाकी गुणा कर लो, 0 9 छक 54 और 9 9 81 5 86, 8,640 रुपये पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा। चक्रवृद्धि ब्याज कभी भी निकालना होगा 2 साल का या फिर 2 छमाही का, तो हमेशा हम सक्सेसिव से निकाल लेंगे, आसान होता है। 17 नंबर है, पी क्यू और आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः जो है 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में बांटते हैं। पी क्यू और आर के बीच में पैसा कैसे बढ़ता है 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3। तो यहाँ पर जो है आपको अनुपात सॉल्व करने का तरीका बताया गया है। अगर बटे में रहता तो यहाँ पर बटे में 1 है, 3 1 और 3 का एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 आएगा, 3 से इसमें गुणा करवा दो। 3 से गुणा करवाएंगे तो ये होगा 2, यहाँ पर 3 से गुणा होगा तो ये तो 9 बन जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा होगा कटेगा 1 बचेगा, यानी कि इनका जो पैसा है 2 9 और 1 के अनुपात में बटेगा। इनको जोड़ लो, पूरे को जोड़ेंगे, 9 2 11 1 12 का ही मान हमें कितना दिया गया 8400 दिया गया, तो 1 का मान कितना आ जाएगा 12 7 84 मतलब 700 आ जाएगा। हमसे आर का पैसा पूछा गया, आर का पैसा कितना है, ये 1 है और 1 का मान कितना है 700। अगर क्यू का पूछा गया होता तो 9 से गुणा कर देते 9 7 63, पी का पूछा गया होता तो 2 से 700 में गुणा करते 1400 रुपये। उसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। त्रिज्या में क्या कर रहा है 50% की वृद्धि कर रहा है, यानी पहले R1 रही होगी बाद में R2 होगी, तो यहाँ पर क्या होगा 50% का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, यानी पहले 2 रहेगी बाद में 3 हो जाएगी। तो गोले के आयतन में कितने % की वृद्धि होती, देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³। तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, ये तो वही रहेगा, क्योंकि 4 में तो अब बढ़ा नहीं दोगे, क्या होगा r में ही चेंज आएगा, तो r क्या होगा r³ हो जाएगा। यानी कि जो 2 था जब आयतन में हमें निकालना होगा तो क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये 8 से कितना हो जाएगा 27 बन जाएगा। आयतन क्या होगा 8 से 27 बनेगा, मतलब यहाँ पर वृद्धि कितनी की हो जाएगी, यहाँ पर जो है वृद्धि हो रही 19 की, और किस में 8 में % में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा कर लो। यहाँ पर 8 से जो है 100 को डिवाइड करोगे तो 12.5 आ जाएगा, बाकी गुणा करवा लो इसको, तो 19 पंचे 95, 9 बचेगा, 19 दूना 38, 38 में अगर आप 9 और जोड़ लोगे तो आ जाएगा 47, 19 1 के 19 और 4 23, मतलब 237.5% आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया 237.5%। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल 720 और उनका मासा जो है 4 है, संख्याओं का लासा पूछा है। देखो संख्याओं का जो लासा होता है यानी कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि मासा बराबर क्या होता है संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये 720 के बराबर होगा। इसमें से भी जो हमें एलसीएम है, सॉरी एलसीएम नहीं, हमें यहाँ पर जो एचसीएफ है ये दिया गया है, एचसीएफ कितना है 4 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम के लिए
इसी 720 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से, तो कितना जाएगा, 18 चौक 72 होता है, मतलब 180 आ जाएगा, 180 आएगा, मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि स्वप्निल जो है 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह 128/17 दिनों में पूरा कर सकता है उस वाले काम को। यदि रेवती अकेले जो है काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे, ये हमको बताना है। यानी कि देखो, जो स्वप्निल है ये अगर अकेले काम करेगा तो 16 दिन लगेंगे, और अगर स्वप्निल और रेवती दोनों साथ में काम करेंगे कितना दिन लगेगा, 128/17 दिन लगेंगे। तो काम तो वही है, तो दोनों बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर लो इसको, 16 8 128 होता है। यानी कि यहाँ पर जो स्वप्निल है और नीचे क्या हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो हो जाएगा स्वप्निल प्लस रेवती बराबर कितना होगा, 8/17। तो स्वप्निल का मान 8 आ गया और स्वप्निल प्लस रेवती दोनों का मान कितना आ गया, 17 आ गया। तो यहाँ पर भी तो स्वप्निल का मान 8 ही रहेगा भाई, इसमें भी तो स्वप्निल का मान 8 ही रहेगा अगर यहाँ पर 8 है तो अगर ये 8 है और इन दोनों का योग 17 है तो रेवती का मान कितना होगा, 9 हो जाएगा। अब अगर काम को जो है रेवती अकेले कर कितने दिन में कर पाएगी, काम पूरा कितना है, स्वप्निल कितने दिन में काम को कर पाता है, 16 दिन में। 16 दिन में अगर काम को कर पाता है तो स्वप्निल की क्षमता 8 है, तो काम कितना हो जाएगा, 8 × 16 ये कार्य हो जाएगा। इसको रेवती अगर अकेले करेगी तो 9 से भाग कर दो, 8 × 16 को 9 से भाग कर दो, यानी 128/9 दिन, 128/9 दिन हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि 20 ही क्वेश्चन होते हैं पर शिफ्ट आपके। तो ये दूसरी शिफ्ट है, यानी कि 20 तारीख की दूसरी शिफ्ट का भी क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो पढ़ाई भाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो दोबारा रिवाइज करके जो है उसको देखिए ज़रूर, ठीक है। प्रयास कीजिए कैसे भी करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे, इतना कंफर्म है, ठीक है। अगर आप ये जो पूरा जितना हम करवा रहे हैं, ठीक है, अगर इतना भी करके जाओगे तो इतना तो श्योर है जो है कि हाँ, इसमें से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैथ के। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।